हाय मैं व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए या और दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके गौरी का जो चैप्टर है और गौरी का जो हिस्ट्री है वो हरियाणा में जो एग्जामिनेशन वगैरह होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ तो देखा हूँ कि हरियाणा में इन सब तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप स्पेशली फोकस कीजिए और देखिए। पहली बात, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिसका नाम मोइजुद्दीन बिन शाम भी था, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 1144 में अफगानिस्तान के अंदर में, और इसकी मृत्यु हो गई थी 10 मार्च 1206 को पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। और ये भारत के अंदर में आया और भारत में इन्होंने राज किया। अब देखिए, इसको एक तरह से अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन था, तो मुस्लिम वंश का जो संस्थापक था, जिसकी वजह से आज भारत के अंदर में मुस्लिम है, तो वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्योंकि इसी के वजह से भारत के अंदर में आज मुस्लिम है, क्योंकि यही आए थे तो अपना साम्राज्य यहाँ पर ऐबक को छोड़ करके गए थे, और जिसकी वजह से ऐबक फिर यहाँ राजा बना और वो यहाँ रहने लगा, और इस तरह से मुस्लिम यहाँ पर क्या हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन है, तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ऐबक। और उसमें भी एक और क्वेश्चन है कि उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश, ठीक है। फिलहाल हमको उस टॉपिक पे नहीं बात करना है, यहाँ बात करना। तो देखिए, पहली बार जब वो क्या होता है ना कि 1171 में वो राजा बनता है। 1171 में राजा बनने के साथ ही, सॉरी 1173 में वो राजा बनता है, और 1175 में क्या करता है कि वो मुल्तान पर हमला कर देता है, ठीक है। मुल्तान पर हमला करता है, यहाँ जीत हासिल कर लेता है। उसके बाद 1178 में वो क्या करता है कि गुजरात के ऊपर में हमला कर देता है, और गुजरात के जो राजा थे ना वो भीम सिंह थे, भीम सिंह टू। तो लेकिन होता क्या है कि जब गुजरात के ऊपर में वो अटैक करता है तो गुजरात में हार जाता है, और गुजरात में हारने के बाद भीम सिंह इसको क्या करता है कि गुलाम बना करके भी रखता है, बंदी भी बना लेता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो उसको क्या करता है, वापस से जाने देता है, कि आखिर उससे जानकारी लेता है कि तुम किस तरह से योजना बनाते हो, किस तरह से आक्रमण करते हो, तुम्हारे सेना का स्ट्रैटेजी क्या होता है, योजना किस तरह से होता है, कौन से सैनिक आगे जाएंगे लड़ने के लिए, कौन ये वो एटसेट्रा वगैरह सारा उससे इंफॉर्मेशन लेकर के उसको छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो जल्दी अटैक नहीं करता है भारत के अंदर में, ठीक है। लेकिन देखो होता क्या है कि 1188 89 90 आते आते पृथ्वीराज चौहान जो होता है, उस समय में करीब समझ लिए वो 14 साल की उम्र में राजा बना था, ठीक है। 14 साल का जब वो था तो ही वो राजा बन गया था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान राजा बनता है, और तवर हिंद, तवर हिंद का नाम सुने आप लोग, सब जानते होंगे। तवर हिंद हम पंजाब को कहते हैं, जो आज का पंजाब है ना, वही तवर हिंद था। वहां पर भटिंडा एक जगह है, जिसको गौरी भी बोलता है कि ये मेरे हिस्सा में आता है, और पृथ्वीराज चौहान भी बोल रहा था कि ये मेरे हिस्सा में आता है। तो इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है। कब? 1191, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी क्या होता है, बुरी तरह से हार जाता है। हारता नहीं है, बुरी तरह से हारता है, ठीक है। और इसमें हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि उस समय में राजपूत लोग में ये रूल होता था कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते। और मोहम्मद गौरी जो था वो समझ लो एकदम मरने के कगार पर पहुंच गया था, ठीक है। अगर उसका कोई सेनापति नहीं होता तो वो बचता भी नहीं, ठीक है। तो वही उसको वहां से उठा करके ले गया था, तो वो बच गया। उसके बाद क्या होता है कि 1192 में ना फिर से युद्ध होता है तराइन का, जिसको हम सेकेंड युद्ध कहते हैं, तराइन का सेकेंड युद्ध। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या था कि देखिए, आपने जयचंद का नाम सुना होगा। जब 1191 में जयचंद भी लड़ता है, किसके अगेंस्ट जाकर के, मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट जाकर के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था उसका फेवर करता है। लेकिन 1192 में जब वापस से गौरी आता है लड़ने के लिए, तो वो उसका सपोर्ट नहीं करता है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान का। तो उसके पीछे का रीजन ये है, कारण कि देखिए क्या होता है ना कि जयचंद जो है ना वो अपनी बेटी का शादी करने वाला रहता है, यानी स्वयंवर होता रहता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि राजा की जो बेटी है ना, तो बहुत सारे राज्य के राजा आते थे, ठीक है। और वहां पर वो बैठते थे, और यानी राजकुमारी जो होती थी वो जिसको भी माला पहना देती ना, उसी से उसका शादी होता, ठीक है। तो यही वाला प्रोग्राम चल रहा था उन लोगों का। उसी बीच क्या होता है ना कि पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को उसकी बेटी लेटर लिख दी थी कि मेरा ऐसे ऐसे शादी करवा रहा है मेरे पिताजी, तो तुम आकर के, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो बस वो अपना तलवार लिया, घोड़ा पे बैठा और चला गया जयचंद के पास, चंदावर में,
ठीक है। वहां जाने के बाद यमुना नदी के आसपास में पड़ता है ये एरिया। वहां जाने के बाद क्या करता है, कन्नौज के पास में कि डायरेक्ट जयचंद के पास पहुंचता है वो स्वयंवर के पास, और अपना तलवार निकालता है और बोलता है बाहुबली वाला डायलॉग, है ना, कि जो भी इसको हाथ लगा दिया, मतलब समझना कि बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया। तो इसी तरह से क्या होता है कि और उस समय में पृथ्वीराज चौहान बहुत पावरफुल राजा था। आप ये मान लीजिए उस समय में उससे बड़ा राजा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई था भारत के अंदर में। तो जब जयचंद को इसी बात का बुरा लगता है और बोलता है कि हम तुमसे इस बात का बदला ले करके रहेंगे, और जब एक गौरी को तो मौका चाहिए ही था, गौरी जाता है जयचंद के पास और बोलता है देखो तुम्हारे साथ कैसा कैसा किया, ठीक है, तुम मेरा फेवर करो और पूरा जो दिल्ली है ना वो हम तुमको दे देंगे, ठीक है, और हम यहाँ से चले जाएंगे और हम ये तुमको दे देंगे। तो बोलता है ठीक है हम तुम्हारा फेवर करेंगे। तो इसी के वजह से क्या होता है कि वो द्वितीय युद्ध में हार जाता है। लेकिन गौरी देखिए क्या दिमाग लगाता है कि वापस से 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के साथ, जो फेवर किया था गौरी का, उसके साथ युद्ध लड़ करके क्या बोलता है कि अब ये एरिया मेरा है ना, क्योंकि गौरी सोचता है कि जब हम पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए तो ये जयचंद क्या है, इसको भी हम हरा देंगे, और उसके बाद वो उसको हरा देता है, ठीक है। और यहां से हराने के बाद वो क्या करता है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहां पर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। इसके बाद वो ज्यादा हमला नहीं कर रहा था, और इसके लाइफ का जो आखिरी हमला था ना वो 1206 में ही किया था। वो करीब समझ लीजिए कि कैसे लोग होते हैं, वो एक दूसरे समुदाय के लोग सब होते हैं ना, उन लोगों के ऊपर में क्या किया था कि वो आखिरी अपने लाइफ का आक्रमण किया था, ठीक है। तो देखो जाने से पहले इसके पास तीन जो थे ना, तीन एक तरह से कह सकते हैं कि तीन गुलाम थे, ठीक। एक बख्तियार खिलजी, दूसरा यालदोज, और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप आज भी सुनते होंगे, ठीक है। तो देखो यालदोज जो था ना, यालदोज को क्या किया कि गजनी का जो एरिया था वो पूरा यालदोज को दे दिया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी जो था वो तो सेनापति था ही उसका, ठीक है, सेनापति यही था, देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय याद होगा, आग लगा दिया था यही, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये था, और एक इसका था ऐबक। तो ऐबक को क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भारत में दिल्ली सल्तनत दे देता है, दिल्ली पे राज करने के लिए दे देता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है 1206 में, जैसे मोहम्मद गौरी मरता है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की, और ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि मैं कुछ पॉइंट छोड़ा हूं, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, एंड टिल सपोर्टिंग मी बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, है ना, वेरी हार्डली। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।